Hello friends, my name is Chandan Prakash Pandey. I'm an IRS officer 2016 batch, and I am making this video for my fellow friends and aspirants because ये वो समय है साल का जब सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि सर प्रीलिम्स आने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे हम अपना मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं सिविल्स में, प्रीलिम्स में। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आई थॉट कि एक एक को केटर करने से बढ़िया है कि मैं एक कहते हैं ना जनहित में एक वीडियो बना देता हूँ। आई थिंक ऑडियंस दोनों काइंड के हैं, तो आई यूज़ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बातें करते हैं। नहीं तो मेरे हिंदी वाले दोस्त बोले हैं कि इंग्लिश ही बोलते हैं, हमें हिंदी मीडियम को तो कोई केटर ही नहीं करता है। ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज बस एक माध्यम है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो देखिए, एग्ज़ाम किस पैटर्न का है ये तो आप सबको पता होगा, जो भी ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में है प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स पर्सनली मुझे बहुत डाइसी और डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज़ ये आपका टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस या टेस्ट ऑफ नॉलेज उतना नहीं होता है जितना कि मेंस होता है। ये बेसिकली एक एलिमिनेशन एग्ज़ाम है, जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि बायस भी है, अनबायस भी है, आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बट यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर अप्रोचिंग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, स्पेशली प्रीलिम्स। तो मैं इस वीडियो में कुछ बातें बताना चाहूँगा जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, MCQ एग्ज़ाम के लिए, बट मोस्टली आई विल फोकस्ड फॉर ऑन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। उस पर ही ध्यान रखूँगा मैं जब ये बातें यहाँ पे जो मैं करूँगा। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि आप अपना मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे और कैसे आपको जो सवाल नहीं आता है उसको आप कैसे गेस कर सकते हैं और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा दी जाए और कैसे कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आए तो भी आप आंसर बना सकते हैं। ये सब बातें मैं ना बोलता हूँ, ना मैं इसमें विश्वास करता हूँ, ना मैंने खुद कभी ये सब किया है। और आपको ये जो बोलते हैं उनसे सीधे आप दूर भाग जाइए, बिकॉज इस तरह से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, स्पेशली एन एग्ज़ाम लाइक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये सब बातें मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं बेसिक बातें करूँगा जो मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम दिया है। 4 बार मेरा प्रीलिम्स निकला है, 3 बार मेंस दिया है, 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो ये सब बातें मैं बताऊँगा कि ताकि आप लोग को पता रहे कि क्या चीज़ें होती हैं इस एग्ज़ाम में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो व्हेन यू अप्रोच एग्ज़ाम लाइक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, व्हेन यू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन रूम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हेन आई से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट मीन्स यू शुड बी प्रीटी कॉन्फिडेंट। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मेरी तैयारी ठीक है, अच्छी है। अगर आप इस डाउट में है कि क्या मेरी तैयारी अच्छी है, ये पढ़ना भूल गया, वो पढ़ना भूल गया, तो अंदर उसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एडवर्स इम्पैक्ट ही पड़ेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट उससे नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहें जब आप ये एग्ज़ाम अप्रोच करने जा रहे हैं। तो और मैं सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो एक बार देख लेते क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। अगर आपको देखना ही है क्या होता है तो घर में बैठ के पेपर देख लीजिए पास्ट ईयर्स का क्या होता है। बट आप सीरियस कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देने जा रहा है तो पहले तो अपने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरी तैयारी अच्छी है, कोई डाउट नहीं रखना है कि नहीं यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है। बट हैविंग सेड दैट, इससे पहले आपको कम से कम अपनी तैयारी के टाइम पूरा सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। इसलिए जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको रूल्स पता होते हैं कि गेम्स के रूल क्या है। एक बैट्समैन, 2 बैट्समैन होंगे, बॉलर होगा, अगर 50 ओवर्स खेल रहे हैं तो 10 ओवर एक बॉलर फेंकेगा। तो ये सब रूल्स होते हैं गेम के, जो आप गेम में उतरने के पहले आपको पता होने चाहिए। सेम गोज़ विद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। whenever you are approaching an exam, whenever you are preparing for an exam, you need to know the syllabus beforehand. You need to absolutely master the syllabus. You need to be like absolutely memorize the syllabus. वो पूरा आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए कि ये सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस समझिए, UPSC के प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। आज के डेट में इन दिस एरा ऑफ इंटरनेट एंड टू मच एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट, जहाँ सबके पास इंटरनेट है, क्लिक ऑफ अ बटन, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टू मच, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, लोग को समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो
बेसिक्स पे स्टिक करिए, ठीक है। NCERT आज भी बहुत ही ट्रस्टवर्दी किताब है, उस पे ही रहिए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगती है। और आप किसी से बात करेगा जिसने ये एग्ज़ाम निकाला, वो भी यही बोलेगा कि इधर उधर जाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ज्योग्राफी के लिए 4 किताबें खरीद लेना, हिस्ट्री के लिए 5 किताबें खरीद लेना, रोमिला थापर भी पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेना, बैशम भी पढ़ लेना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ा है तो ये सब कोई फ़ायदा नहीं। NCERT पढ़िए और फिर बेसिक रेफरेंस बुक्स है जो हर जगह आपको मिल जाएगी, जैसे बिपिन चंद्रा ने, या पढ़ लीजिए या तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ख़त्म बात। 4 किताब जाने की ज़रूरत नहीं। आप PhD करने नहीं निकले, आप ये एग्ज़ाम क्रैक करने निकले। दैट इज़ द मेन एजेंडा, आई होप सो। पॉलिटी में उसी तरह से NCERT की पॉलिटी आती है, बेसिक जो होती है वो पढ़ लीजिए, और लक्ष्मीकांत इज़ द यूनिवर्सल बुक। तो पहले तो अपने रिसोर्सेज फिक्स करिए, ठीक है, कि क्या क्या रिसोर्सेज ज़रूरत है और मैं इन्हीं पे स्टिक करूँगा, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे और इसको जब आप साल भर पढ़ेंगे, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जब भी आप 10 महीना तो चाहिए, जब भी आप तैयारी करते हो, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा कि हाँ यार मैंने पढ़ाई की है अच्छे से, तैयारी की है अच्छे से। तो ये कॉन्फिडेंस लेके आपको एग्ज़ाम रूम में जाना है, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। दूसरी बात, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 1 महीना पहले, या मैं तो कहूँगा 2 महीने पहले, कोई नया किताब प्लीज़ टच मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, रादर इट्स गोइंग टू बैकफायर ओनली। ये आपको उल्टा घाटा ही होगा। आप एक नई किताब उठाएंगे, कुछ नया मिलेगा उसको पढ़ने में, क्लैश करेगा जो पहले पढ़ा है, चीज़ें मिक्स होंगी, आप कंफ्यूज होंगे, आपका टाइम जा रहा है, यू आर लूजिंग प्रेशियस टाइम। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई नया किताब मत उठाइए 1.5-2 महीने के लिए। इसीलिए पहले ये इंट्रोडक्शन दिया कि भाई पहले सिलेबस समझो, एक बुक लिस्ट बनाओ और साल भर उस बुक लिस्ट को फॉलो करो, ताकि वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एग्ज़ाम रूम में घुसने के पहले, और वो टेंशन भी नहीं रहेगा क्या मैंने सब कुछ पढ़ा है। सब कुछ तो कोई नहीं पढ़ सकता इस एग्ज़ाम के लिए, बट जो भी दिया गया है उतना ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है। नया किताब मत उठाइए एटलीस्ट 2 महीना पहले एग्ज़ाम की। तीसरी बात, रिविज़न बहुत ज़रूरी है। और जब मैं रिवीजन बोलता हूँ तो रिवीजन भाई ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम रूम के गेट के बाहर खड़े होकर रिवीजन कर रहे हैं, नहीं सर आ रहा हूँ बस एक सवाल और पढ़ लेता हूँ, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करें। नया ये करता हूँ, मेरे जो भी मित्र हैं, जो भी मेरे बैचमेट्स हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, मैंने उनको भी ये करते नहीं देखा। यार MCQ एग्ज़ाम है, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, जो होगा एग्ज़ाम रूम में होगा। लास्ट मोमेंट का पढ़ाई, स्पेशली एग्ज़ाम के दिन की सुबह की पढ़ाई, कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती। उल्टा इट गोइंग टू क्रिएट कन्फ्यूजन ओनली और सेल्फ डाउट ओनली। तो ये मत करिए कि लास्ट एग्ज़ाम के दिन उठ के पढ़ते ही जा रहे हैं। जो पढ़ा है रात में पढ़िए, शाम में पढ़िए, जो रूटीन है उसको फॉलो करिए, रूटीन को चेंज मत करिए, जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू टेक अ गुड स्लीप। ये बात भाई कितनी भी मतलब मैं इसको स्ट्रेस दूँ, कितना भी इसको बताऊँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको नींद अच्छी लेनी पड़ेगी। ये साइंटिफिक रीज़न है, गूगल करके पढ़ लेना कि दिमाग काम करेगा, कैसा काम करता है। अगर यू हैव टेकन 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 घंटा इज़ द मैजिक नंबर, बट ज़रूरी है सोना। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा ज़्यादा, आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज इट इन डेप्थ कि क्यों नींद ज़रूरी है। नींद ज़रूरी है ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, एक्टिव रहे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब हम नींद की बात कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम आपको पहले से पता होता है कि 9 से 10 से 12 एग्ज़ाम है, फर्स्ट सिटिंग की 2 से 4, तो मैं कहूँगा कि आप 1 महीना पहले से जो भी आपका रूटीन है, यू माइट बी अ मॉर्निंग पर्सन, यू माइट बी अ नाइट पर्सन। मैं रात में पढ़ता था, कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ते, बहुत अच्छी बात है। ये 10 से 12 का जो समय है, इस समय को यूटिलाइज़ करना शुरू करिए पढ़ने के लिए या मॉक बनाने के लिए। मैं तो कहूँगा मॉक बनाने के लिए, ताकि आपका दिमाग एक तरह से कंडीशन हो जाए 1 महीने में कि भाई 10 से 12 ये आदमी या ये लड़का मॉक बनाता है। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम रूम में दिखेगा, क्योंकि अचानक से आप 3 बजे सोते हैं और 12 बजे उठते हैं, और एग्ज़ाम के दिन आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ गए और जा रहे हैं 10 बजे एग्ज़ाम देने, तो ब्रेन विल नॉट, आई विल नॉट से नॉट फंक्शन। ये कोई रूल नहीं है, बट इट माइट बी अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि उस तरह से अलर्टनेस नहीं हो, एक्टिवनेस नहीं हो। तो 1 महीना पहले से आप मॉक बनाना शुरू करिए एग्ज़ाम के टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है। इसका आपको एग्ज़ाम के दिन फ़ायदा पता चलेगा, क्योंकि आपकी दिमाग कंडीशन हो जाएगा, आपका बॉडी कंडीशन हो जाएगा, आपका हाथ कंडीशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़, थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, इससे कोई आंसर सही नहीं हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई तिलिस्मी राज है इससे आंसर सही हो जाएगा, बट नहीं, ये सारी चीज़ें ऐड होके क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है, जो इम्पॉर्टेंट होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये पर्सनली मैंने देखा है, आया हुआ सवाल गलत करना,
OMR में कुछ गोल कर देना, आंसर में कुछ और, आंसर शीट में कुछ और गोल किया, OMR में कुछ और गोल कर देना, फिर रिग्रेट करना, और ये 0.3 0.2 का मसला होता है भाई। तो इसीलिए ये अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है दिमाग में जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस एग्ज़ाम, यू नीड टू बी एट योर पीक, यू नीड टू बी एट योर मैक्सिमम अलर्टनेस। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि नींद बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को कंडीशन करिए वो 10 से 12 के टाइम पे। अब जब आप एग्ज़ाम रूम में घुस गए, आपको पेपर मिला, आपने पेपर एक सरसरी नज़र से देखा, अगर सब आता भी है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सब तो नहीं आता होगा ऑब्वियसली। अगर लग रहा है कि हाँ पेपर आसान है तो भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, और अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये क्या आ गया, तो भी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी काम, आपको शांत होना है पहले। ज़्यादा आ रहा है तो भी ज़्यादा विचलित नहीं होना है, और नहीं आ रहा है तो भी ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, बिकॉज़ वो आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा। पेपर आसान है तो भाई सबके लिए आसान है, और पेपर टफ़ है तो पेपर सबके लिए टफ़ है, ठीक है। इसीलिए कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस होती है कि आपने जो पढ़ा है आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि भाई ये मैंने पढ़ा है, चलो ठीक है, टफ़ है, देखता हूँ, एक सरसरी नज़र से देखा है ना, एक एक करके सवाल पढ़ता हूँ। पढ़िए सवाल, फिर आराम से उसको अप्रोच करिए। ये पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ओवर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप इस तरह का MCQ देने जा रहे हैं। ऑब्वियसली नर्वसनेस होगा, कोई नहीं कह रहा है कि आप नर्वस मत होइए। इट्स एक्चुअली अ गुड साइन दैट यू आर नर्वस व्हाइल गोइंग फॉर एन एग्ज़ाम एज बिग एज UPSC प्रीलिम्स। नर्वस होना अच्छी बात है, बट वो अपने तक रखिए, उसको एग्ज़ाम के OMR पे झलकने मत दीजिए, नहीं तो इट्स गोइंग टू हैव अ बैड इम्पैक्ट। बाहर आके आप रिग्रेट करेंगे, यार आता था नहीं कर पाए, तो ये सब नहीं। इसलिए पेपर जैसा भी मिले उसको आराम से पढ़िए। ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे सवाल में विच ऑफ दीज नॉट, या एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, एक नेगेटिव चीज़ें होती है जो आप अगर हड़बड़ा के पढ़ेंगे सवाल तो वो छूट जाता है। ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको जो दे रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे जो दोस्त देते हैं और दे रहे हैं उनसे ही बात करके और उनसे ही आइडिया लेके मैं दे रहा हूँ। ये सब होता है और आपके साथ भी हुआ होगा जितने लोग ये देखेंगे। तो विच ऑफ दिस इज़ नॉट, विच ऑफ दिस वॉज एब्सेंट, ये सब वर्ड्स पे ध्यान देना है और इनको अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से कि हाँ ये मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, ताकि बाद में छूटे नहीं जब आप पीछे से आ रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं, आगे से जा रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई प्लीज़ ऑलवेज कैरी एक पेंसिल हमेशा लेके चला करिए। क्वेश्चन पेपर पे मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप ज़्यादा पेन से मार्क करें, ठीक है। पेंसिल से मार्क करिए, लाइन लाइन पढ़िए और देखिए कीवर्ड्स क्या है, एब्सेंट, प्रेजेंट, नॉट, ये सब वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अपने अलर्टनेस पे एकदम काम करना है, ब्रेन एकदम मैक्सिमम अलर्टनेस पे होना चाहिए। अब इसका मतलब नहीं है कि 10 ग्लास कॉफ़ी पी के पहुँच गए कि नहीं इससे तो दिमाग अलर्ट रहेगा, ये सब नहीं करिए। जो रूटीन है उसको ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ट्राई टू फोकस ऑन दीज कीवर्ड्स, जो ये सब कीवर्ड हैं, ठीक है। और फिर ऑप्शंस देखिए कि अगर डायरेक्ट आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, फेयर इनफ, बन जाए तो अच्छी बात है, उस पर डाउट मत करिए फिर कि यार ये कैसे बन गया। बिकॉज मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको आसान सवाल देखते हैं और वो बोलते हैं यार इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है, और वो गलत करके आ जाते हैं। आसान सवाल होता है, आसान सवाल आते हैं, देयर आर ईजी क्वेश्चंस फॉर समबडी हु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 10 months। बट द फैक्ट इज़ हम इस एग्ज़ाम को इस तरह से ट्रीट करते, ऐसा कंसिडर करते कि भाई आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता है, ज़रूर कुछ ट्रिक है। कुछ ट्रिक नहीं है भाई। इसीलिए अगर कुछ आता है और स्ट्रेट अवे सवाल बन रहा है तो बी हैप्पी, आगे बढ़िए, दूसरे सवाल पे जाइए। जो नहीं बन रहा है, देखिए मेरे को इसमें फॉर्मूला नहीं है, देयर इज़ नो तिकड़म एंड देयर इज़ नो मैजिक वे टू गेट अराउंड इट, इट्स एलिमिनेशन। यू हैव स्टडीड, आपको पता आपने क्या पढ़ा, आप कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे और कैसे नहीं करेंगे वो आप पे है, ठीक है। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस पर कोई आपको पर्सनल नहीं दे सकता, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। आज के डेट में नेक्स्ट बात ये, आज के डेट में जब कट ऑफ हाई जाएगा लो जाए किसी को पता नहीं था, डिपेंड्स ऑन द टफनेस एंड द व्हाट शुड आई से द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि पेपर टफ है कि पेपर आसान है। आसान जाता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, टफ जाता है तो पेपर कट ऑफ कम जाता है। आपको इस बारे में नहीं सोचना, आप उतना बनाइए जितना आपसे बनता है। मैं बहुत लोगों को देखा है दिमाग में बैठा के रखे हैं कि पिछले बार तो 108 गया था, मतलब 54 क्वेश्चन, तो मैं 60, 65, 70 बना के आता हूँ। ये सब मत सोचिए, जितना आपसे बनता है उतना आप बना के आइए। कोशिश करिए कि यू आर एट द रेंज ऑफ 80-85 एटलीस्ट,
ठीक है, अगर आपसे बनता है तो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 बनना है बाकी 30-35 हम धड़ल्ले से तुक्का मार के आ गए, नहीं सर ने बोला था 50 ही बनाना है, ये कैसे हो गया। नहीं, आपसे जितना बन रहा है बनाइए, कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकें। गेस वर्क नहीं चलता है यहाँ, गेस वर्क इज़ प्रीटी कॉस्टली। 33% मार्क्स कट जाते हैं एक गलत आंसर के, ठीक है, तो ये मत करिएगा। हाँ, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी मैं देख रहा हूँ कि कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, तो ट्राई टू बी ऑन द हायर साइड ऑफ द नंबर। 75, 80, 85 जो भी आपको सेव लगे, वो आपके प्रिपरेशन पे और क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है कि हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन पेपर और आपको कितने सवाल आते हैं। 40-45 अगर मुझसे अच्छे से बन जाते थे, ठीक है, तो मैं बहुत ही खुश या बहुत ही डिसअपॉइंटेड नहीं होता था। उसके बाद भी मैं जो 10-15 जो मुझे कन्फ्यूजन है, मैं उनको अटैम्प्ट करता था। जहाँ मुझे 2 में कन्फ्यूजन है कि नहीं यार इस 2 में से कोई ना कोई तो होगा ही, वो भी मैं 10-15 अटैम्प्ट करने की कोशिश करता था। 55-60 पहुँच ही गया, ठीक है। लेकिन जिसका कम्प्लीटली कोई आइडिया नहीं, बोलता ना हवा नहीं लगा ऊपर से बाउंसर निकल गया, उसको मैं छेड़ता ही नहीं था। भाई ज़रूरत ही नहीं है, फालतू का लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस तरह के सवालों को अवॉइड करिए जिसका यू हैव नॉट इवन अ फेंटेस्ट द स्लाइटेस्ट आइडिया कि ये है क्या। डोंट ट्राई टू आंसर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उसको छोड़ दीजिए। जो श्योर है उसको आंसर करिए, उसके बाद जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है उसको अप्रोच करिए। यू विल सी दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर समवेयर अराउंड 70-75। दैट्स अ फेयर इनफ नंबर, वो एक अच्छा एक रिस्पेक्टेबल फिगर है। अब एक और एक्सपीरियंस से मैं बात बताता हूँ नेक्स्ट, कि अच्छा खासा टाइम बचा के रखिए, कम से कम 15-20 मिनट अपने OMRs को गोल करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट 5 मिनट तक क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ और 5 मिनट में फिर OMR में गोल करने लगे। बहुत लोगों के साथ ये हुआ है, ठीक है, कि क्वेश्चन में A मारा है और OMR में B कर दिए, फिर यू विल गो अराउंड लाइक कि सर इरेजर दे दो, रबर एक्स दे दो, वो वाइटनर दे दो, वो सब चलता नहीं है। दैट्स नॉट अलाउड एक्चुअली, यू कांट डू दैट ऑन OMRs। सो बी वेरी केयरफुल। इसीलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन पेपर में ट्राई टू टिक जो आपके आंसर है पेंसिल से, देन यूज पेन इन OMR एंड यू नीड टू हैव एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर यू डू दैट। 20 मिनट तो यार बचा के रखो जब तुम OMR में गोल करने बैठोगे, ठीक है। उतना समय बचा के रखना चाहिए, उतना सेफ समय ज़रूरी है। और उस समय कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने अगर आंसर शीट में कर दिया है, देन डोंट बी कन्फ्यूज कि यार ये जब लग रहा है मुझे ये होगा। इट्स गोइंग टू टेक योर टाइम, ठीक है। अगर बहुत श्योर हो तो कर दो यार, देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत श्योर हो तो कर दो, बट अगर श्योर नहीं हो तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। जो किया है उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। तो ये सब बातें, जब ये सारी बातें ऐड होती हैं तो इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है। तो समराइज़ करने के लिए जो इतना जो 17 मिनट से बोल रहा हूँ, समराइज़ करें तो क्या समरी है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन रूम। सब बोलते हैं, सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैंने पढ़ाई की है, 9 महीने 10 महीने पढ़ा है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, 100% कोई नहीं कह सकता है। पेपर देख के पैनिक नहीं करना है इफ़ इट्स टफ, और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना अगर आपको सारे सवाल आ रहे हैं। अगर आसान है तो सबके लिए है, टफ है तो सबके लिए है, ठीक है। रीड द क्वेश्चंस वेरी 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 केयरफुली। आपके मेंस लिखने में और अगले साल के प्रीलिम्स लिखने में ये नॉट एंड एब्सेंट और ये सब वर्ड्स ही मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िए, टेक योर टाइम, आराम से पढ़िए, पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, ठीक है। फिफ्थ, 15 से 20 मिनट रखिए OMR गोल करने के लिए। दैट इज़ एब्सोल्युटली नीडेड। उससे कम रखिएगा देन वो रिस्क है भाई, वो आप लीजिए रिस्क। अगर आप इतने ब्रिलियंट हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा वो रिस्क लेने का। उतना समय आप रखिए। ये एग्ज़ाम रूम के अंदर, एग्ज़ाम के पहले रूटीन थोड़ा चेंज करिए। 1 महीना पहले ट्राई टू वेकअप एट अराउंड 10, 8, 9 जो भी एग्ज़ाम का टाइम है, 10 to 12, ट्राई टू स्टडी, ट्राई टू सॉल्व मॉक उस समय, ठीक है। ट्राई टू यूटिलाइज दैट टाइम कि आपका दिमाग एक कंडीशन हो जाए, एक प्रोग्राम हो जाए कि नहीं इस टाइम में यही करना है मुझे। दूसरा, बहुत ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, कि भाई नहीं उठते हैं दिन में अचानक से एक दिन उठ के पढ़ने लगे, नहीं, ये काम नहीं करना है। तीसरी बात, कोई नया किताब नहीं उठाना है 1.5-2 महीने पहले। NCERT, बेसिक रेफरेंस बुक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर का नोट्स बनाओ या जो बनाओ वो मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोग को समझा दूंगा। बट ये सब चीज़ें एग्ज़ाम अब एक महीना बचा है, इसको अभी से आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, आपको चेंजेस दिखना शुरू होगा। यू नीड टू वेकअप ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड। सॉल्व मॉक्स, जितना ज़्यादा मॉक सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल शो यू वेयर यू मेक एरर्स, कहाँ आप गलती करते हैं,
और कैसा आपका टेम्परामेंट है, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ये सब मॉक जब बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। मॉक में अगर 100 में 10 नंबर आए तो बहुत हताश नहीं होना है, 100 में से 80 सही हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। मॉक है वो रियल एग्ज़ाम नहीं है। वो एक सेटिंग में आप बनाइए, वो आपको पता चलेगा। वो बस इसलिए है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली टू सिट इन दैट काइंड ऑफ सेटिंग एंड राइट सॉल्व MCQ। तो मॉक बनाइए, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। अब ये मत पूछिएगा कौन सा बनाना है, जो मिले सब बना दीजिए। पास्ट पेपर, बाजीराम, विजन, जो मिलता है सब बनाइए। जितना बनाइएगा उतना आपको फ़ायदा देगा। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। ये पेपर 1 की बात है। पेपर 2 को तो इग्नोर बिल्कुल मत करिए, ठीक है, कि नहीं तो क्वालिफाइंग है। बहुत लोग तो उसमें ही छट जाते हैं, ठीक है। तो 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन वो आपके क्षमता पे है कि आपका मैथ्स कैसा है, आपका इंग्लिश कैसा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दोज ऑफ यू हु हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉर 1 ईयर, उनको पेपर 2 में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता होना चाहिए CSAT में, इंग्लिश वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए उसमें भी 1-2 मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला तो ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन में, जो पैसेज में पूछ रहा है, बस उसी पे फोकस करना है। आपका अपना इंटरप्रिटेशन आपको नहीं लगाना है कि नहीं मुझे तो लग रहा है कि ये होना चाहिए इसका आंसर। नहीं, कितना भी एब्सर्ड हो, कितना भी वियर्ड हो, कितना भी इलॉजिकल हो, अगर उसमें पैसेज से ही आंसर है, आपके अपने कंक्लूजन से आंसर नहीं है, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द आंसर इन द पैसेज, हाउसोएवर इलॉजिकल और इरैशनल दैट आंसर इज, ठीक है। थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए। हिंदू, अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ ही रहे होंगे, तो अपनी वर्ड पावर बढ़ाइए, ठीक है। जो वर्ड समझ में नहीं आता उसको आगे पीछे ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके उसका मतलब निकालने की कोशिश मत करिए। ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया। गूगल है, मोबाइल है, या तुरंत क्लिक करो, देखो मतलब क्या है, क्योंकि CSAT में ऐसे ऐसे पैसेजेस में ऐसे ऐसे वर्ड रहते हैं जो मेक और ब्रेक रहते हैं। अगर वो वर्ड ही समझ में नहीं आया तो पूरा पैसेज समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो पार्ट कभी इग्नोर मत करिए। ये नहीं कि क्वालिफाइंग के लिए तो 40 क्वेश्चन बना दिया, बहुत बना दिया, नहीं। जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ही करिए, उतना ज़रूर करिए। ये भूल जाइए कि इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर। जैसे पेपर 1 अप्रोच किया है वैसे पेपर 2 अप्रोच करिए, ठीक है। किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहता है वो मैथ्स बनाए, किसी का लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रहता है वो लैंग्वेज बनाए। अपने हिसाब से आप इसको अप्रोच करिए, बट इसका सीरियसनेस को कभी वो नहीं करिए, डाउन मत करिए कि भाई नहीं ये तो क्वालिफाइंग है, ऐसा मत करिए। मेरा यही कहना है कि जैसे GS1 अप्रोच किया है वैसे इसको भी CSAT को अप्रोच करिए। 15 दिन, 1 महीना इसको दीजिए, ठीक है। जस्ट अगेन सॉल्व मॉक्स। अगर कुछ स्पेशल नहीं कर सकते तो इसका भी मॉक बनाइए। पास पेपर है UPSC के वेबसाइट पे अपलोडेड, बनाइए CSAT के। देखिए इंग्लिश कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, पजल्स कैसे हैं, अच्छा ही लगेगा बनाने में। रीजनिंग कैसा है, इट मेक्स योर माइंड अलर्ट, थोड़ा दिमाग खुलता है ये सब बनाने से। और अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है लैंग्वेज पार्ट में प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये सब क्या बोलूँ, डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन रूम। ऑब्वियसली नर्वस आप रहेंगे, कितना भी कोई समझा ले, हैंड होल्डिंग कर ले, बट वो उस समय का परफॉर्मेंस प्रेशर जो रहता है वो तो रहेगा ही। नर्वस होना बुरी बात नहीं है, बट ये सब चीज़ें, हमारा काम क्या है, सिली मिस्टेक्स को कम करना। द टारगेट एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द मिस्टेक्स एज मच एज वी कैन। जितना आप अपनी मिस्टेक्स कम करिएगा उतना आपके सिलेक्शंस के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो विद दिस आई विल एंड माई वीडियो। जो भी अलग से आप लोग को जानना है यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई टू टेक सम टाइम आउट एंड मेक वीडियो ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।